महाराष्ट्र में जागरण अभियान का पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो रहा है। हम लोग महाराष्ट्र में जो 48 चुनाव क्षेत्र है लोकसभा के सारे 48 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में घूमने के बाद आज आखिरी कार्यक्रम समारोह का आखिरी कार्यक्रम यहाँ नागपुर में हो रहा है और फिर 17 सितंबर से फिर 100 कार्यक्रम महाराष्ट्र में हम लोग शुरू कर रहे हैं और महाराष्ट्र के लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में एक दिन में 2 कार्यक्रम के प्लानिंग के तहत ये अभियान शुरू होगा। मगर आज जो अभियान शुरू किया गया था उसका ये समारोह का दिन है और समारोह के इस मौके पर जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, जो सारे महाराष्ट्र में और सारे देश भर में, क्योंकि ये जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया, ये अभियान भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान है और इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में लेने का निर्णय किया गया है। 30 राज्यों में 535 जिलों में 3,500 तहसीलों में 10,000 ब्लॉक में ये अभियान सारे देश भर में चल रहा है। बामसेव के 1,000 कार्यकर्ताओं को इस काम पर लगाया गया है। इसके अंतर्गत मीटिंगें, कार्यक्रम ब्लॉक लेवल की, तहसील लेवल की, जिला लेवल की, कमिश्नरी लेवल की, रीजनल लेवल की, स्टेट लेवल की और राष्ट्रीय स्तर की रैलियां, ऐसे 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में हम लोगों ने नियोजित किए हैं। आप लोग जानते हैं कि बामसेव के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी, उनको एक रविवार में हफ्ते में छुट्टी होती है। साल में 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्तों के 52 रविवार होते हैं। तो एक रविवार को एक कार्यकर्ता एक मीटिंग कर ले तो एक कार्यकर्ता साल भर में 52 मीटिंगें कर सकता है। अगर इसकी गिनती 1,000 कार्यकर्ताओं के साथ कर दो तो 52,000 मीटिंगें केवल बामसेव के कार्यकर्ता ले सकते हैं। बामसेव के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों का संगठन बनाया गया है भारत मुक्ति मोर्चा। ये कर्मचारियों का संगठन नहीं है, ये संगठन आंदोलन करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए बनाया गया है और इसके 1,000 कार्यकर्ता सारे देश भर में इस प्रचार के काम पर लगे हुए हैं, कार्यक्रम के काम पर लगे हुए हैं। साथियों, ये जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, जिसमें ईवीएम मशीन के द्वारा गड़बड़ी से चुनाव जीतने का षड्यंत्र, इसको विषय बनाया गया है। दूसरा विषय जाति आधारित गिनती करने का आश्वासन पिछले केंद्र सरकार ने दिया था, मगर आज तक ओबीसी के गिनती के आंकड़े पता नहीं है, तो उसके धोखाधड़ी का भी पर्दाफाश करना जरूरी है। सोशल मीडिया में बहुजनों के महापुरुषों की बदनामी करने का एक बड़ा अभियान चलाया जाता है और फिर बहुजनों के नौजवानों को उत्तेजित करके मुसलमानों के खिलाफ में फसाद करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है।
इस षड्यंत्र के बारे में हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। वो जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए एक विषय यहाँ पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। ये तीनों विषयों में सबसे बड़ा विषय जो है वो ईवीएम मशीन का विषय है, क्योंकि ईवीएम मशीन से शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोट गायब हो जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब के वोटों के वोट गायब हो जाते हैं, ओबीसी के, बाला बलुतीदार के, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी के, एमबीसी के, किसानों के, इनके वोट गायब हो जाते हैं, माइनॉरिटी के वोट गायब हो जाते हैं। तो ईवीएम का विषय एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, ओबीसी सभी लोगों के लिए समान रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस विषय पर मैं थोड़ा ज़्यादा बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु इसके पहले मैं ये बात थोड़ा 5-7 मिनट लेकर कुछ बात जो मुझे लगता है बहुत अहम बात है उसको थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुजनों में जो बहुत सारे त्यौहार होते हैं और कर्मकांड होते हैं, उन कर्मकांडों के बारे में जब हम ज़्यादा बात करते हैं तो हमारे ही लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। जागृति करने के कुछ मौलिक सिद्धांत हमको समझना होगा। जो ट्रेडिशनल आम्बेडकराइट लोग हैं, वो लोग जो है वो विचार का आग्रह ज़्यादा करते हैं, मगर विचार आंदोलन के लिए होता है और आंदोलन की रणनीति होती है। जिस आंदोलन की रणनीति नहीं होती है वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता। बगैर रणनीति के केवल विचार का आग्रह और आक्रामकता उपयोगी नहीं है। और ये बात समझने के लिए थोड़ा बहुत गहरी सूझबूझ और गहरी समझदारी की जरूरत है कि अगर ब्राह्मण इसका ब्राह्मणाइजेशन करके बहुसंख्य लोग उनके समर्थन में चले जाते हैं, यदि हम इसका डी ब्राह्मणाइजेशन करें, इसका विरोध ना करें, इसका डी ब्राह्मणाइजेशन करें। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन किया तो मैंने 10 साल तक शिवाजी महाराज का डी ब्राह्मणाइजेशन का अभियान चलाया महाराष्ट्र में और एविडेंसेस के साथ बताया। जब डी ब्राह्मणाइजेशन किया तो महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठा ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि ये ब्राह्मण लोग शिवाजी महाराज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मणों का मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये बात उनको समझ में आती है। ये व्यवस्था को बदलने के लिए जनसमर्थन हासिल कर लिया। एक बार अगर जनसमर्थन हासिल कर लिया तो जनसमर्थन हासिल करने के बाद में भविष्य में क्या करना है वो तो फिर तुम्हारे नियंत्रण में है ना। तो इसलिए समझदारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में मैं आप लोगों को जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है उस पर थोड़ा बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग सारे महाराष्ट्र में घूम कर आए हैं, कार्यक्रम हमारे देश भर में चल रहे हैं एक साथ में। तो कई वक्ताओं के द्वारा हमने बातों को सुना, तो उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी से चुनाव जीतने का षड्यंत्र देश में हो रहा है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ईवीएम आने के बाद ही चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का काम शुरू किया गया है। ये बात सही नहीं है, ये सच नहीं है। जब से इस देश में बड़े पैमाने पर चुनाव शुरू हुए तब से इस देश में गड़बड़ी से चुनाव जीतने का षड्यंत्र शुरू किया गया है। अगर इसका थोड़ा संक्षिप्त इतिहास हम जानना चाहते हैं, ईवीएम के गड़बड़ी को जानना है, तो पुराना चुनाव में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का जो इतिहास है, थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। ये इतिहास बताया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं अभी आधुनिक काल में 1950 के बाद
इसलिए ये कैलकुलेशन भी सही नहीं है कि 2-3 हजार साल से ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है और इसके विरोध में हमने कुछ नहीं किया। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि करने के लिए फैसले करने पड़ते हैं, फैसले करने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग का विकास जो है अंग्रेज आने के बाद में बहुजनों में थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ, और फिर जब संवैधानिक अधिकार हम लोगों को मिले उसके बाद पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मामला आगे बढ़ गया। इसलिए मेरा सोच थोड़ा अलग है। मैं ये कहता हूं कि हम लोग विफलता के दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग स्लो और धीरे धीरे सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा मार्च जो है वो सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अगर सफलता की दिशा में आगे नहीं बढ़ता तो हमारे दुश्मनों को सारे गलत तरीके अपना कर हमारे ऊपर वर्चस्व स्थापित करने का जो प्रयास करना पड़ रहा है, ये करने की जरूरत नहीं होती उनको। तो हमारा मामला बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मगर इसको हम लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आने वाले समय में इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2024 तक, 14 से 24, ये जो 10 साल का एक कार्यक्रम हमने बनाया है, तो मेरा यकीन है कि ये 6 लाख गांवों तक ये मामला और ये आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि हम इस काम को लगे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मैं लोगों को जाकर समझाता था, तो परिस्थितियों में अभी बहुत ज़्यादा चेंज है, और ये चेंज इसी तरह से अगर आगे बढ़ गया ये रुझान, तो 10 साल का मैं आज कैलकुलेशन करता हूं आंख लगाकर। जिनके पास फोरसाइट होता है, वैसे हमारे लोगों का आईसाइट भी खराब हो गया है, फोरसाइट कहां से होगा। मगर जिनके पास फोरसाइट है, जो दूर तक देखते हैं, 10 साल में आज जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, अगर उस स्पीड से काम करते हैं तो 10 साल में मामला हमारा कहां तक पहुंचेगा। मैं इस तरह सोचता हूं, मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आम आदमी की तरह नहीं सोचता हूं कि आज जिस स्पीड से मैं काम कर रहा हूं और हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, उसका 10 साल के बाद क्या रिजल्ट होगा, उसके अनुसार मैं सोचता हूं। जो चुनाव गड़बड़ी से जीतने का जो इतिहास है, वो जब से बड़े पैमाने पर चुनाव भारत में शुरू हुए तब से चल रहा है। थोड़ा इतिहास आपको बताता हूं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और संविधान ने संवैधानिक जनतंत्र भारत में लागू किया, और हमारे देश का जो संवैधानिक जनतंत्र है वो प्रौढ़ मताधिकार पर खड़ा है। बहुत सारे जो लोग हैं उन लोगों को प्रौढ़ मताधिकार क्या है पता नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अनपढ़ लोगों को पता नहीं, मैं ये कहता हूं पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। कितने लोगों को पता है प्रौढ़ मताधिकार क्या मामला है? हमारे लोगों को प्रौढ़ मताधिकार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। आधुनिक काल में इंग्लैंड में जब जनतंत्र शुरू हुआ, वहां प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। टैक्स पेयर और पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार था। जब बाबा साहब आम्बेडकर आंदोलन करने लगे और विदेश में जाने लगे, तो उनको ये बात समझ में आई कि इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चलने वाला जनतंत्र नहीं है। अगर वही जनतंत्र भारत में आ जाएगा, टैक्स पेयर लोगों को वोट देने का, पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का, तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं तो टैक्स पे कहां करेंगे। हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, तो हमारे पास पढ़े लिखे होने का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो फिर वो भी वोट का अधिकार नहीं होगा। तो ये बात बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आई, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को और उनके उस एरिया में इस आंदोलन को शुरू किया कि हमारे देश में टैक्स पेयर के आधार पर और पढ़े लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को पूछा। एक 96 ईयर ओल्ड नगर जिले में महाराष्ट्र का लॉ मिनिस्टर रहा हुआ आदमी, उसको मैंने पूछा, मान्यवर मुझे एक सिंपल सवाल है, मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा पूछो। मैंने कहा गांधी जी ने प्रौढ़ मताधिकार भारत में लागू होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कोई सत्याग्रह किया था क्या?
जेल भरो आंदोलन किया था क्या? ऐसा कुछ किया था क्या? अच्छा, उन्होंने जिंदगी भर 21 बार उपवास किया, प्रौढ़ मताधिकार मिलना चाहिए, 21 में से एक आध बार किया क्या? बोले आप ज्यादा कठिन सवाल पूछ रहे हैं, अभी 96 साल का उम्र हो गया, मैं लॉ मिनिस्टर रहा मगर मुझे इसके बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र का लॉ मिनिस्टर रहा वो आदमी, नगर जिले के। गांधी जी ने, नेहरू ने और कांग्रेस ने कभी भी प्रौढ़ मताधिकार भारत के लोगों को मिलना चाहिए, इसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं किया। ये तो लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर ने लड़ी, और इसी वजह से 1936 में इंग्लैंड में जो प्रौढ़ मताधिकार कमेटी बनी थी, उसमें बाबा साहब आंबेडकर अकेले व्यक्ति थे जो उसमें उनको सदस्य के तौर पर लिया गया था। तो उन्होंने अंग्रेजों को कहा, देखो कि हमको प्रौढ़ मताधिकार चाहिए। तो अंग्रेजों ने पूछा वो कैसे होगा? तो कहा, देखो हम पैदा होते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पास बताने के लिए टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं है, पढ़ने लिखने का सर्टिफिकेट नहीं है, मगर हम पैदा होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए 21 साल के हो जाते हैं, बताने के लिए केवल उम्र है। हमारे पास बताने के लिए केवल उम्र है, तो इसलिए हमको उम्र के आधार पर वोट का अधिकार दो, एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। तो ये जो बात है, ये बात बहुत भयंकर बात है, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो बाबा साहब आंबेडकर को जब अवसर मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने शायद दुनिया में, भारत आधुनिक काल में जो जनतंत्र भारत में लागू हुआ, शायद कुछ गिने चुने देश होंगे जिसमें भारत एक देश था जिसको संविधान लागू होते ही प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया, और हर 21 साल के व्यक्ति को प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया। बाद में इसे 18 साल का कर दिया गया। 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने इस चुनाव को जीता। जीतने के लिए दो बड़े भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल कांग्रेस ने और नेहरू ने किया। देखो, पहला भ्रष्ट तरीका, जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी। जो बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि देश में जितने 99 पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको पूछो कि क्या आप लोगों को पता है कि 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें जवाहरलाल नेहरू ने 1952 के चुनाव में दिया था, तो मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है। मैं आपको जानकारी की बात कह रहा हूं, ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं। ज्ञान जानकारी के बाद आता है, जानकारी ही नहीं है, ज्ञान की बात बहुत दूर है। हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं है, ज्ञान कहां से होगा? और 3.5% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी। आजादी के आंदोलन में नेहरू गांधी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि ये आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन है, मगर 52 में टिकटों को बंटवारा करने का समय जब आया तो जवाहरलाल नेहरू इस बात को भूल गए कि हम लोग सभी भारतीयों के आजादी के लिए लड़ रहे थे। जब टिकट बंटवारे का समय आया तो 60% ब्राह्मणों को टिकट दिया, बाकी भारतीय लोगों को भूल गए। क्यों? क्योंकि आजादी का आंदोलन सभी भारतीय लोगों के आजादी का आंदोलन था। यही बात गलत है, यही झूठ है। यह सच नहीं है कि आजादी का आंदोलन सभी भारतीय लोगों के आजादी का आंदोलन था। और अगर होता तो 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें नहीं दी जाती। इसका सबूत है इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड, इसका सबूत है लोकसभा सेक्रेटेरिएट का रिकॉर्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं। अब सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% क्यों टिकटें दी? क्योंकि वो ब्राह्मणों को एक मैसेज देना चाहते थे कि चुनाव के बाद भारतीयों की नहीं, ब्राह्मणों की सरकार आने वाली है।
एक मैसेज देना चाहते थे। और ये मैसेज क्यों देना चाहते थे? क्योंकि वो ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण निर्माण करना चाहते थे कांग्रेस के समर्थन में। ब्राह्मणों के जातिवाद को उभारना चाहते थे और जातिवाद को उभार कर ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के समर्थन में करना चाहते थे। और ये ध्रुवीकरण हुआ था। जनसंघ ने 52 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। काकुड़कर साहब, अब हैरान हो जाओगे सुनकर, जनसंघ को ब्राह्मण लोग टिकट लेने के लिए राजी नहीं थे। आरएसएस के लोगों ने 52 के चुनाव में अपने कुछ प्रचारकों को चुनाव में उतारा। इतना ध्रुवीकरण, जबरदस्त ध्रुवीकरण ब्राह्मणों का कांग्रेस के समर्थन में हुआ था कि जनसंघ का कोई ब्राह्मण टिकट लेके चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इतना जबरदस्त ध्रुवीकरण 1952 में कांग्रेस के समर्थन में हुआ था। तो इसका मतलब है कि 3.5% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टिकट देने के पीछे मकसद यह था कि वो ने ब्राह्मणों को यह मैसेज देना चाहते थे कि भारतीयों की चुनाव के बाद सरकार बनने वाली नहीं है, सरकार ब्राह्मणों की बनने वाली है। वो ब्राह्मणों के जाति का ध्रुवीकरण निर्माण करना चाहते थे और ये ब्राह्मणों के जाति का जातिवाद उभार कर ब्राह्मणों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के समर्थन में करना चाहते थे। ब्राह्मण प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी संख्या अल्पसंख्यक थी, मगर वोटों के मूल्य को दूसरे लोगों के मुकाबले में केवल, आज भी हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको वोट का मूल्य पता नहीं है। वोट पता है मगर वोट का मूल्य पता नहीं है। हमारे बहुसंख्य जो बहुजन लोग हैं, मूल्यमासी बहुसंख्य लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि जो वोट का अधिकार है, मताधिकार है, वो मतदान करने का अधिकार है, दान करने का अधिकार है। अब दान करने का अधिकार जब हमारे लोगों ने मान लिया, ब्राह्मणों ने कहा ये तो दान करने का अधिकार है, एक हाथ से देना पड़ता है दान, दूसरे हाथी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। दान का सिद्धांत है ब्राह्मणों का कि एक हाथ से देना चाहिए तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। मगर मताधिकार काहे के लिए? मताधिकार एमएलए और एमपी को चुनने का अधिकार नहीं है, हम ऐसा मानते। हमारा जागरण कहां तक है? हमारा जागरण है ब्राह्मणों का जागरण, और हमारे जागरण में आपको अंतर क्या है समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारे लोगों का जो मतदाता जो मताधिकार का उपयोग करने वाले लोग हैं, उनका जागरण का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं कितना है। उनका अंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग जो है ये मानते हैं कि ये एमएलए और एमपी को चुनने का अधिकार है। ये एमएलए और एमपी को चुनने का अधिकार है, तो वो लाइन लगाकर चुनते हैं और चुनने के बाद चुप हो जाते हैं। मगर मताधिकार एमएलए और एमपी को चुनने का अधिकार नहीं है, मताधिकार शासक बनने का अधिकार है। ये एमएलए एमपी को चुनने का अधिकार नहीं है। दो बातें अभी हो गई, एमएलए चुनने का अधिकार, शासक बनने का अधिकार। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग एमएलए चुनने का अधिकार है, यहां तक है, तो हम चुनने के लिए मताधिकार का उपयोग करेंगे। अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग कि मताधिकार चुनने का अधिकार नहीं है, मताधिकार शासक बनने का अधिकार है, यदि हमारी अंडरस्टैंडिंग की लेवल यहां तक अगर है, तो फिर हम लोग मताधिकार का उपयोग और प्रयोग शासक बनने के लिए करेंगे। तो एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, उसका उपयोग चेंज हो जाएगा। मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो एमएलए चुनने का अधिकार है, यहां तक है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये अनपढ़ों की बात नहीं कह रहा हूं, हमारे पढ़े लिखे लोगों की बात बोल रहा हूं। ब्राह्मण लोग 3.5% थे, मगर उनका अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं था। 3.5% लोग प्रभावशाली क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा, ये भाव जवाहरलाल नेहरू ने उनके अंदर डेवलप किया, ये जातिवाद उनके अंदर भावनाओं को उभारा गया और उभार कर ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कितने लोगों को पता है कि चुनाव के लिए एक कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। कितने लोगों को पता है? हमारे हाई कोर्टों के वकीलों को पता नहीं है।
नेहरू ने, कांग्रेस ने और जो ब्राह्मण लोगों ने सोचा कि 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा कांग्रेस को चुनाव नहीं जितवाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक सप्लीमेंट्री प्लान बनाया। और सप्लीमेंट्री प्लान में उन्होंने प्लान बनाया क्योंकि उनके पास आंकड़े थे, जिस राज्य में जिस जाति की संख्या ज्यादा है उस जाति के लोगों को उन्होंने एक बात कहना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोगों को कहा, ब्राह्मणों ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मणों ने मराठा लोगों को कहा, दिल्ली मध्ये कांग्रेसचं सरकार बनवा। इसका अर्थ है ब्राह्मणों का सरकार बनाओ। मैं डायरेक्ट ये कह नहीं सकते ब्राह्मणों की सरकार बनाओ, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाओ तो महाराष्ट्र में मराठा लोगों की सरकार बनाएंगे, मराठा जाति की सरकार बनाएंगे और मराठा जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बात मराठा जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यशवंतराव चव्हाण को जिम्मेदारी दी गई। इसका मेरे पास में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। यशवंतराव चव्हाण ने सत्यशोधक आंदोलन के मराठा नेता, ब्राह्मणेतर आंदोलन के मराठा नेता, शेतकरी कामकरी पार्टी के मराठा नेता और जो गैर राजनीतिक आंदोलन के मराठा नेता, उन सभी लोगों को यशवंतराव चव्हाण ने महाराष्ट्र में घूम घूम कर कांग्रेस के समर्थन में खड़ा करवाया। ये सारा रिकॉर्ड है। और फिर बाद में मराठा लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए यशवंतराव चव्हाण का इस्तेमाल किया गया और मराठा लोगों का ध्रुवीकरण किया गया मराठा लोगों के अंदर कि तुम्हारे जाति की सरकार बनाएंगे और तुम्हारे जाति का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मराठा जाति का भी जातिवाद उभारा गया और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मराठा जाति के लोगों का इस्तेमाल किया गया। और 61 में जब महाराष्ट्र बना तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को बनाया गया। जिस यशवंतराव चव्हाण का महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, सत्यशोधक, ब्राह्मणेतर, शेतकरी कामकरी पार्टी के आंदोलन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया और महाराष्ट्र में इस तरह का इस्तेमाल किया, उसी यशवंतराव चव्हाण का आखिर में मेडिकल ट्रीटमेंट सही ना होने से मृत्यु हो गया, ऐसा स्वयं शरद पवार ने कहा। तो इस्तेमाल हो गया, एविडेंस हो गया। यानी उनका कहना यह है, शरद पवार का, कि यशवंतराव चव्हाणाचा पद्धतशीरपणे काटा काढण्यात आला। महाराष्ट्र में एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मराठा लोगों के मन में एक भ्रम फैलाया गया कि मराठा महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग है, शासक वर्ग है। क्या यह वास्तव में सही है? मैं सारे महाराष्ट्र में हर जगह यह बात बताया। क्या यह बात सही है कि मराठा लोगों को जागृत करने के लिए मैंने ये बात हर जगह बताई और कहा कि क्या वास्तव में मराठा महाराष्ट्र का शासक वर्ग है या नहीं है? मैं आप लोगों के सामने एक खास उदाहरण बताना चाहता हूं। देखो, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा और महाराष्ट्र में आरक्षण की 20 साल से मांग करने वाले मराठा, मांगने वाले भी मराठा, देने वाले भी मराठा, मांगने वाले भी मराठा, देने वाले भी मराठा, दोनों चित्र हमारे सामने हैं। अगर वास्तव में देने वालों के पास सत्ता थी तो मांगने की जरूरत नहीं थी, तो फिर मराठा लोगों ने मांगने का काम क्यों किया? और अगर मांगने का काम किया तो मराठा लोग मांगने के लेवल तक गिर चुके हैं। और अगर ऐसा है तो इससे सिद्ध होता है कि मराठा महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग, शासक वर्ग नहीं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, चुने हुए एमएलए को चुनने का अधिकार होता है। राज्य का मुख्यमंत्री जो चुने हुए एमएलए है उसको चुनने का अधिकार होता है। मगर पिछले कई साल से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा लोग नहीं चुनते हैं। दिल्ली में जो हाईकमांड है कांग्रेस का, वो दिल्ली में चुनते हैं। ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये इस बात को प्रमाणित करता है कि संविधान में मुख्यमंत्री चुनने का तरीका अलग है और कांग्रेस हाईकमांड महाराष्ट्र के मराठा आदमी को ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये इस बात को प्रमाणित करता है
कि संविधान में मुख्यमंत्री चुनने का तरीका अलग है और कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र के मराठा आदमी को मुख्यमंत्री भी चुनने नहीं देते जो संविधान में लिखा हुआ है, तो ये दे आर ऑल नॉमिनेटेड सीएम एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करते हैं उसका पावर होता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं होता है। ये रियलिटी है। और इस तरह से मराठा लोगों का जातिवाद उभारा गया और उसका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। ये भी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के विरोध में है। दूसरा सबूत, 1952 में बाबा साहब आंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने काजरोड़कर जो चौथी फेल आदमी था उसको चुनाव लड़वाया गया और लड़वाने के बाद में उसके पास पैसा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने 25,000 रुपया दिल्ली से भेजा और भेजकर उनको कहा कि आप चुनाव लड़ो, और 2,000 रुपया खर्चा करने का अधिकार था। 25,000 रुपया भेजा गया, खर्चा किया गया, बाबा साहब आंबेडकर चुनाव हार गए। भ्रष्टाचार का इस्तेमाल किया गया। बाबा साहब आंबेडकर जब चुनाव हार गए तो काजरोड़कर बाबा साहब आंबेडकर को दादर में मिलने के लिए गए और कहा कि मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, तो आपको हरवाना नहीं चाहता था, मगर जवाहरलाल ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपया भेजा, इसलिए मैंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा और आप चुनाव हार गए हैं, मगर मैं भी आपका ही कार्यकर्ता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब वो ये कह रहे थे तो एडवोकेट चांगदेव खैर मोड़े ने बाबा साहब आंबेडकर का जो जीवन चरित्र लिखा, उस जीवन चरित्र में ये सारा का सारा किस्सा उन्होंने लिख कर रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात का सिद्ध करता है कि 1952 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक भ्रष्टाचार करके चुनाव जीतने का भी काम किया। 2 सितंबर 46 से जवाहरलाल नेहरू देश में इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बने थे। 52 में जब चुनाव हो रहा था तब भी प्रधानमंत्री थे और विरोधी पार्टी मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई थी। इसका मतलब है अनियंत्रित सत्ता जवाहरलाल नेहरू के नियंत्रण में थी और भ्रष्टाचार करने का बहुत सारा मौका उनके पास अवेलेबल था और इस तरह से भ्रष्टाचार से ये पैसा बहुत सारा जो कमाया गया था उसका चुनाव में इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है कि जाति के जातिवाद को उभारने का और भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया, तो ईवीएम आने के पहले तो बहुत पहले से ही चुनाव जीता जा रहा है भ्रष्टाचार से। 57 में चुनाव हुआ और इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने रिगिंग, रिकॉर्ड की बातें हैं, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। रिगिंग अंग्रेजी शब्द है, रिगिंग। रिगिंग का मतलब है सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल। आप जानते हो कलेक्टर के नियंत्रण में चुनाव होता है। कलेक्टर के नियंत्रण में बैलेट बॉक्स होता है, बैलेट पेपर होता है। कलेक्टर के पास सर्टिफिकेट इश्यू करने का अधिकार होता है। कलेक्टर के पास में अनाउंसमेंट करने का अधिकार होता है। कैंडिडेट जीत गया। बहुत बार कलेक्टर क्या करता है, दिल्ली में टेलीफोन करता है, सर काँग्रेसचा कॅन्डिडेट निवडणूक हरलेला आहे, विरोधी पक्षाचा कॅन्डिडेट हरलेला आहे, काय करायचं? काँग्रेसचा कॅन्डिडेट जो हरलेला आहे त्याला जिंकलेलं घोषित करा आणि जो जिंकलेला विरोधी पक्षाचा आहे त्याला हारलेलं घोषित करा। पण साहेब असं केल्याने दंगल होऊ शकते, काही होणार नाही, त्याला कॅबिन मध्ये बोलवा। जो जिंकलेला आहे पण त्याला तुम्ही हारलेलं घोषित करणार, त्याला कॅबिन मध्ये बोलवा आणि त्याला पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्टचं जे प्रोव्हिजन आहे की यानुसार तुम्हाला जर निर्णय मंजूर नसेल तर कोर्टामध्ये 45 दिवसाच्या आत केस दाखल करायची असतो आणि भारतीय घटनेमध्ये लिहिलेली की 6 महिन्याच्या आत हायकोर्टाने निर्णय द्यायचा असतो, ते वाचून दाखवा, तो संतुष्ट होईल आणि तुमच्या बरोबर हुज्जत घालण्याच्या ऐवजी तो सरळ कोर्टामध्ये जाईल। कितना मामला होता है, बैलेट बॉक्स खोला जाता है और खोलकर विरोधी पार्टी के वोटों को निकालकर उसमें जला दिया जाता है और जो बैलेट पेपर बचे हुए हैं उसको स्टैंप लगाकर फिर डाला जाता है, फिर सील किया जाता है। सारा इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कंप्लेंट है। दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में एक हजरत चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग हुआ, उसके नाम पर एक वोट भी नहीं निकला। हजरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा कि देखो मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया हो, ऐसा हो सकता है और इसलिए मैं ये बात को स्वीकार करता हूं, मगर मेरे परिवार में 4 वोट है, मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, 4 वोट मेरे पास में है। मेरा बेटा और बहू पढ़े लिखे लोग हैं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे वोट ना दिया हो क्योंकि मैं आधा पढ़ा लिखा हूं, मैं मान लेता हूं। फिर मेरे 2 वोट है, मैं हूं, मेरी बीवी है, मुझे याद नहीं आता मैंने अभी अपनी बीवी को झापड़ झूपड़ मारा हो, मगर हो सकता है 1 आध बार मारा हो और मैं भूल गया हूं क्योंकि 70 साल की उम्र हो गई है तो उम्र ज्यादा होने की वजह से आदमी भूल जाता है, मगर जिसको झापड़ मारा था उसको तो लगा था इसलिए वो भूली नहीं हो, ऐसा हो सकता है।
कि मारने वाला तो भूल सकता है मगर मार खाने वाला कैसे भूलेगा। इसलिए मेरे बीवी ने सोचा हो कि हजरत को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने भी मुझे वोट ना दिया हो। चलो ये भी मैं स्वीकार कर लेता हूं, मगर मैं इतना गधा नहीं हूं कि साला अपने आप को वोट ना डालूं। अबे कम से कम मेरे को तो वोट, एक वोट तो निकालते कि हजरत को एक वोट पड़ा, मेरी इज्जत तो बच जाती है, हजरत को एक वोट पड़ा। पत्रकारों ने हजरत को पूछा, हजरत जिस दिन वोट डाला जा रहा था क्या आप वोट डालने के लिए गए थे क्या? क्या कह रहे हो? नहीं, हम कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई और आपकी मेमोरी खराब हो गई, कहीं उस दिन जिस दिन वोट था भूल तो नहीं गए थे वोट डालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वोट डाला था। क्या सबूत है? काली शाही है। अच्छा काली शाही है, हाँ हजरत ने वोट डाला। ओ पत्रकारों ने गलका किया और कहा, हाँ फिर बताओ हजरत आपका वोट कहाँ गया? अरे यही तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, आप मुझे पूछ रहे हो, आप मैं उसको पूछ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। मेरा वोट गया तो कहां गया? तो इस तरह से जिस बैलेट बॉक्स में उसने वोट डाला वो खाली किया गया होगा, उसको जला दिया गया होगा, कहां से निकलेगा? तो सरकारी मशीनरी चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाती रही 57 में। तो इस तरह से 62 का चुनाव जीता गया, 67 का चुनाव आया। राम मनोहर लोहिया ने नॉर्थ इंडिया में विरोधी पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया और गठबंधन बनाया। कांग्रेस चुनाव हार गई। हारने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब बराबरी में चुनाव लड़ने वाले लोग आ गए हैं, तो विरोधी पार्टी के लोगों ने प्लान बनाया कि गुंडों और मवाली के विरोध में हमको भी गुंडे खड़ा करना होगा। और इस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो गया। और जब से राजनीति का अपराधीकरण हो गया, सज्जनों ने राजनीति को नमस्कार कह दिया, छोड़ दिया। ये इतिहास, भारत के इतिहास में लोगों को सेलेबल कम्युनिटी में रूपांतरित कर दिया गया। और ये सेलेबल कम्युनिटी यानी बिकाऊ माल, ऐसा शायद दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, मगर ऐसा हो रहा है। साथियों, इस तरह से ये जो तरीके अपनाकर ये जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं, मैं आपके सामने दो सवाल उठाना चाहता हूं। नंबर एक सवाल है, कौन लोग हैं वो ऐसा करके जीत रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो ऐसा तरीका अपनाकर चुनाव क्यों जीतते हैं? दो सवाल, दोनों सवालों के जवाब देता हूं। पहला है, ये 3.5% ब्राह्मण है। 3.5% ब्राह्मण अपने मत संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत में सदस्यता चुन नहीं सकते। ग्राम पंचायत में चुन नहीं सकते तो ग्राम पंचायत पर काबिज नहीं हो सकते। जो लोग ग्राम पंचायत पर काबिज नहीं हो सकते वो लोग देश के पंचायत पर काबिज है। वो लोग मत संख्या 3.5%, 3.5% अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े, लोकतंत्र ईमानदार हो, सच्चा हो, प्रामाणिक हो, ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए, 3.5% का एक भी मेंबर पार्लियामेंट देश के संसद में चुनकर नहीं जा सकता। मगर 2009 में 375, 2014 में 411 सीटें उनके चुनकर आई। मैं आपको उनके पार्टी का आंकड़ा आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको पता चले। देखो, 2009 का कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी 2009 में 207, बीजेपी 116, 300 ये हो गया 323, 24 कम्युनिस्ट, ये भी ब्राह्मणों की पार्टियां है, ये आंकड़ा हुआ 347, 19 ममता बनर्जी, आंकड़ा हुआ 366, 9 जयललिता, आंकड़ा हुआ 375। 3.5% ब्राह्मणों का 2009 के संसद पर कब्जा था, 375 सीटें थी। 2014 का आंकड़ा बताता हूं। बीजेपी 282, कांग्रेस 44, आंकड़ा हुआ 326, 37 जयललिता, आंकड़ा हुआ 363, 32 ममता बनर्जी, आंकड़ा हुआ 395, 16 कम्युनिस्ट, आंकड़ा हुआ 411। कम होने के बजाय ब्राह्मणों का आंकड़ा ज्यादा हो गया। अब सवाल है मैं आप लोगों के सामने ये सवाल उठाना चाहता हूं कि जिन लोगों की संख्या 3.5% है वो एक मेंबर पार्लियामेंट चुनवा कर नहीं भेज सकते। हम इस देश में बहुसंख्य लोग हैं, लोकतंत्र का सिद्धांत है, जिसकी संख्या बहुसंख्य होती है राज भी उनका ही होना चाहिए। मगर इस देश में अल्पसंख्य जो ब्राह्मण हैं, 3.5% जो ब्राह्मण हैं, उनका ना केवल संसद पर कब्जा है बल्कि उनका इस देश में सरकार ही नहीं है बल्कि भारत का ब्राह्मण शासक वर्ग है। अंग्रेज 14 अगस्त 47 तक भारत का शासक वर्ग था और वो मिलिट्री की वजह से हो गया था, मगर ब्राह्मण मिलिट्री की वजह से नहीं हुआ है।
ये चुनाव है, संविधान है, चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा कोई भी ब्राह्मण 3.5% भारत पर काबिज नहीं हो सकता, मगर काबिज है, और उसका इस देश पर सरकार नहीं है बल्कि शासक वर्ग है। विधायिका में, कार्यपालिका में देखो, विधायिका में उनका कब्जा है, कार्यपालिका में 79.2% IAS, IPS, IRS, जुडिशरी में 600 जज है, 90% उनके ही है। मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनीधर महाराज, बचाखुचा महाराज, ये सारे जिसको आप महाराज और संत कहते हो, ये संत नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, ये पीटने लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, रामदास स्वामी का अभंग बताता हूं, जरी झाले ब्राह्मण भ्रष्ट तरी ते तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। जरी झाले ब्राह्मण भ्रष्ट तरी ते तिन्ही लोकी श्रेष्ठ। स्वर्गमध्ये श्रेष्ठ, पाताळामध्ये श्रेष्ठ, मृत्यूमध्ये श्रेष्ठ, यत्र तत्र सर्वत्र श्रेष्ठ। ये अभंग है, जिसको हम लोग संत कहते हैं, वो ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। पता है नहीं हमारे लोगों को, जानकारी है नहीं हमारे लोगों को। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया। देखो, इस देश में ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। हम लोग 4,500 बोली बोलते हैं। मैं यवतमाल का रहने वाला हूं, वराड़ी हमारी बोली है, स्क्रिप्ट नहीं है। शासन में 4,500 बोली भाषा है। भारत में एक को भी मान्यता नहीं है। भारत में बोली बोलने वाले लोगों को मान्यता नहीं है, मगर ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलते, ग्रंथ भाषा ही लिखते, उसको मान्यता है। और इस तरह से सारे मीडिया पर उनका कब्जा है। इस तरह से ये लोकतंत्र के 4 पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब प्रथम श्रेणी के IAS अधिकारी 80% है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वही होंगे, तो स्वाभाविक है। इसका मतलब है ब्राह्मणों की भारत में सरकार नहीं है, ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। और इस तरह से यदि है, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसका कोई पता है नहीं, जानकारी नहीं है, और इस तरह से उनका सारा का सारा कब्जा है। कैसे? चुनाव में संविधान के, कानून के विरोध में जाकर उन्होंने चुनाव को जीता और भारत पर कब्जा किया। जिन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतकर कब्जा किया, उन्हीं लोगों ने भारत में ईवीएम लाया। ईवीएम समझने के लिए थोड़ा इतिहास आपको समझाना पड़ा। अगर पहले के भ्रष्टाचार का मामला आपको समझ में आएगा तो फिर ईवीएम आपको समझ में आएगा, अन्यथा ईवीएम समझ में नहीं आ सकता। और इस तरह से ये जो ईवीएम है, ये अमेरिका ने बनाया। अमेरिका में ईवीएम नहीं है, वहां बैलेट पेपर है। यूरोप में ईवीएम नहीं है। जो देश एडवांस टेक्नोलॉजी के कंट्री के लोग हैं, वहां पर ईवीएम नहीं है। जर्मन में ईवीएम लगाने की कोशिश की गई थी, वहां के प्रजा ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध में फैसला दिया। क्या फैसला दिया? मैं जर्मन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको सुनाता हूं, ताकि आपको पता चले कि इन्होंने क्या फैसला दिया। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईवीएम असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें वोट की पुष्टि करने वाला कोई भौतिक सत्यापन का प्रावधान नहीं है। भौतिक सत्यापन हिंदी का शब्द है, आपको समझने के लिए दिक्कत होगा, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बताता हूं। फिजिकल वेरिफिकेशन, अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। अंग्रेजी में आपको समझ में आया होगा, हिंदी में समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि भौतिक सत्यापन क्या है। भौतिक सत्यापन के लिए मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। पहले बैलेट पेपर होता था, और जब वो बूथ लेवल पर मतदाता जाता था, मतदाता को बैलेट पेपर दिया जाता था, फिर मतदाता देखता था पंजा, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, वो ऐसे चुनाव निशान देखता। देखने के बाद मन बनाता कि मुझे
कुत्ते को वोट देना है, मन बनाता, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। वो मन बनाता है, हाँ मुझे कुत्ते को वोट देना है, स्टैम्प मारता, स्टैम्प मारने के बाद में फिर वो ऐसा फोल्ड करता, फोल्ड करने के बाद में उसको ऐसा करता, सोचता अरे तो ज्यादा लंबा हो गया है, थोड़ा सा और छोटा कर देता, छोटा करने के बाद में फिर सो और छोटा कर देता, छोटा करने के बाद में फिर वो उसको ऐसा फोल्ड करके फिर वो बैलेट बॉक्स में ऐसा ऐसा डालता, और डालते वक्त कभी कभी वो अटक जाता, अटकने के बाद में जो मतदाता है वो उसको अंदर डालने के लिए कोशिश करता कि वो जो मतदाता है वो जो वोट है वो बराबर बैलेट बॉक्स के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जिस कुत्ते को मैंने वोट दिया उस कुत्ते को मेरा वोट जरूर पड़ना चाहिए। यानी मतदाता की ये ईमानदार कोशिश होती है कि उसी को मेरा वोट जरूर जाना चाहिए और मेरे वोट का काउंटिंग उसके समर्थन में होना चाहिए। 8 दिन के बाद कामड़े इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाता है और एप्लीकेशन करता है कि साहब मेरा वोट वेरीफाई करना चाहता हूं, पता नहीं मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे बताया जाए कि मेरा वोट कहां गया। फिर वो इलेक्शन कमीशन वाले क्या करते हैं, उसको कामले को ये ऐसा दिखाते, हाँ कांबळे साहेब हेच आहे ना तुमचा, हा हो साहेब नेमके त्याच ठिकाणी लागलेला आहे साहेब, हा म्हणजे हाच माझा आहे, बरोबर आहे, हा माझी तक्रार मागे घेतो, हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन। ये वोट है, ये बैलेट पेपर है, इसका आकार है, इसका स्वरूप है, इसका भौतिक रूप है, इसको आंखों से देख सकते हैं, चश्मे से देख सकते हैं। अगर अंधा है तो वो कैसे देखता है, हाँ वो भी उसको क्योंकि भौतिक है, उसका आकार है, उसको समझ में आता है, हाँ हाँ बराबर है, तो इस तरह से उसको ये बात समझ में आती है। तो इस तरह से ये वोट का वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं। कांबळे अपना एप्लीकेशन पीछे ले लेता है। अभी मैं ईवीएम के बारे में इसको कंपेयर करके समझाता हूं, ताकि सवाल समझने का है, मेरे समझने का नहीं है, आपके समझने का है, इसलिए मैं ज्यादा समय लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है, आप बटन दबाते ईवीएम में आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है। बीप का आवाज होने के बाद में जो मतदाता है वो क्या करता है, अरे कहां गया, उसको पता चलता नहीं है, ये साला वो बीप का आवाज हो गया तो कहां गया, उसको पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये जो बैलेट पेपर है वो तो अपने हाथों से फोल्ड करता है, अपने हाथों से स्टैम्प मारता है, अपने हाथों से ही डालता है और तसल्ली पूर्वक डालता है, तो इसके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है। मगर जब वो ईवीएम में बटन दबाता है, बटन दबाने के बाद में कागज तो बाहर आता नहीं है, इसलिए उसके मन में गया तो कहां गया, उसके मन में डाउट होता है कि साला गया तो कहां गया, इसलिए वो इधर उधर देखता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता और फिर वापस आ जाता है, गया होगा। इस मशीन को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम होता है वोटर ने कहां वोट दिया, मतदाता को मालूम नहीं होता है। बैलेट पेपर में मालूम होता है। अगर ईवीएम एडवांस टेक्नोलॉजी है तो बैलेट पेपर से ज्यादा एडवांस होना चाहिए था, मगर मशीन में केवल इलेक्शन कमीशन को मालूम होता है, मतदाता को मालूम नहीं होता है कि वोट गया तो कहां गया। बनिया के दुकान में जाओ, बनिया आपको कंप्यूटर की रसीद देता है। आप मॉल में जाओ, 2235 रुपए का आपने सामान खरीदा, आपको वो सामान की लिस्ट और रसीद देता है। रसीद देने के बाद आपको पैसा मांगता है, आप उसको क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो ऐसा घासता है, घासने के बाद में फिर कंप्यूटर का लिस्ट रसीद आती है। रसीद पर साइन करके 2235 रुपया आपके क्रेडिट कार्ड से हमने निकाला है, हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया है। आप इस रसीद को अपने बैंक में जाकर वेरीफाई कर लेना। वो बैंक में जाता है और बैंक के अकाउंट में देखता है 2235 रुपया बैंक से निकलकर दूसरे के अकाउंट में चला गया है। बनिया की दुकान में रसीद दी जाती है, मगर इतने बड़े देश के लोकतंत्र को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए 125 करोड़ वाले जो देश है, उसके मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई रसीद वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन की इस मशीन में कोई व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मालूम होता है वोट कहां गया है, मगर मतदाता को मालूम
नहीं होता है, वोट कहां गया है? इस मशीन का डिजाइन ऐसे बनाया गया, इस मशीन का डिजाइन ऐसे बनाया गया इनबिल्ट कि इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा, मतदाता को मालूम नहीं होगा। इसका मतलब है मतदाता से छुपाया जा रहा है। सवाल है मतदाता से क्यों छुपाया जा रहा है? मैं अपराध शास्त्र का सिद्धांत बताता हूं, दुनिया में कोई भी अपराध छुपकर ही किया जाता है। इसका मतलब है मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी करने के लिए इस मशीन को प्लान बनाकर डिजाइन किया गया है और इसलिए इसमें भौतिक सत्यापन नहीं होता है। इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम असंवैधानिक है क्योंकि इसमें वोट की पुष्टि करने वाला कोई सत्यापन का प्रावधान नहीं है, इसलिए ये असंवैधानिक है। अगर ये जर्मन में असंवैधानिक है तो जर्मन लोकतांत्रिक देश है। अगर जर्मन के अंदर असंवैधानिक है तो भारत में संवैधानिक कैसे हो सकता है? भारत में भी संवैधानिक नहीं हो सकता। इसलिए ये ऐसा भारत के चुनाव आयोग को मानना चाहिए था, मगर जानबूझकर प्लान बनाकर धोखाधड़ी करने का ये योजना बनाई गई क्योंकि अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर ईमानदारी से चुनाव लड़ करके कभी भी वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए धोखाधड़ी से ही वो इस चुनाव को जीतकर भारत के बहुसंख्यक लोगों पर राज करने लायक बन सकते हैं। ये इसका कारण है। साथियों, इस मशीन में आप वोट डालते हो, वोट गायब हो जाते हैं, गायब वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस मशीन के छोड़छाड़ किया जा सकता है, हैकिंग किया जा सकता है, वायरलेस ट्रांसमिशन फिट किया जा सकता है, इस मशीन में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। वायरलेस ट्रांसमिशन के द्वारा इसको बनाने वाले जो इंजीनियर है, घर में बैठे बैठे जहां बूथ लेवल पर काउंटिंग हो रहा है या मतदान हो रहा है, वो इंजीनियर घर में बैठे बैठे मैसेज दे सकता है। सैटेलाइट 10 लाख किलोमीटर ऊपर है और भारत के इसरो वैज्ञानिक बॉम्बे में बैठे हुए हैं, वो 10 लाख किलोमीटर ऊपर वहां की गड़बड़ी सुधारते हैं। अगर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो इंजीनियर अपने घर में बैठे बैठे बूथ के लेवल पर गड़बड़ी क्यों नहीं करवा सकता है? जरूर करवा सकता है। इस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिपार्टमेंट। इस मशीन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिपार्टमेंट नाम की कंपनी बना रही है। ये कंपनी भारत सरकार की कंपनी है। अगर कंपनी भारत सरकार की है तो भारत सरकार के इशारे पर इस कंपनी को इस मशीन को बनाया जा सकता है। इस मशीन में प्रोग्रामिंग भारत सरकार के लिए, यदि वो कांग्रेस की सरकार है तो बनवाई जा सकती है, अगर वो बीजेपी की सरकार है तो बनवाई जा सकती है, क्योंकि वो कंपनी भारत सरकार की है तो उसमें काम करने वाले कर्मचारी भारत सरकार के हैं, जिसका सैलरी भारत सरकार देती है। अगर सैलरी देती है, प्रमोशन देती है, इंसेंटिव देती है, ट्रांसफर कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वर्तमान जो ईवीएम मशीन है, केवल उसी ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना संभव नहीं है। यदि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कंडक्ट करवाना चाहती है तो उसको पेपर ट्रेल लगाना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेपर ट्रेल? आपको पेपर ट्रेल बताता हूं। देखो, अभी आप बटन दबाते हो, बीप का आवाज होता है, रसीद बाहर नहीं आती है, सबूत बाहर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलेगा, मतदाता बटन दबाएगा, रसीद जरूर बाहर आनी चाहिए। पेपर ट्रेल का मतलब है रसीद बाहर आनी चाहिए। बटन दबाओगे, कागज बाहर आएगा। और अगर आपने पंजे को वोट दिया, हाथी को वोट दिया, साइकिल को वोट दिया और जिस किसी को भी आपने वोट दिया, वो पर्चा छप करके बाहर आना चाहिए और वो पर्चा काट कर मतदाता के हाथ में दिया जाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि हाँ बराबर है। मतदाता ने देखना चाहिए हाँ बराबर है, मैंने जिसको स्टैम्प मारा बराबर उसी को लगा हुआ है। फिर लगने के बाद में वो कागज लेकर बैलेट बॉक्स में वो डाले, डालने के बाद में काउंटिंग हो जाए, मशीन का काउंटिंग अलग हो जाए, पेपर का काउंटिंग अलग हो जाए, दोनों का काउंटिंग हो। अगर मशीन और पेपर के काउंटिंग में अंतर आता है तो पेपर का काउंटिंग फाइनल माना जाए। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया और 7 अप्रैल 2014 को चुनाव शुरू हुआ। मगर नागपुर के ये जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इन पढ़े लिखे लोगों को पूछना चाहता हूं कि यदि
8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने क्या ये कागज, क्या ये रसीद नागपुर के पढ़े लिखे लोगों को दिया? हाँ भाई, दिया? नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने नागपुर के पढ़े लिखे मतदाताओं को चुना लगाया, चुना लगाया, पढ़े लिखे लोगों को चुना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद भी इसे चुनाव आयोग के द्वारा लागू नहीं किया गया। इंतहा हो गई बदमाशी की। बदमाशी की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, मगर इंतहा हो गई। इतना भयानक काम किया जा रहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता रहा हूं, द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स इन द ईवीएम कैन बी अचीव्ड ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव आयोग अगर पेपर ट्रेल शुरू करेगा तो ही मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ईवीएम विद पेपर ट्रेल सिस्टम इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। जिसको बटन दबाया जा रहा है उसी को स्टैंप लग रहा है, एक्यूरेसी भी होगी। विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, पारदर्शिता भी होगी। पारदर्शिता का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन को भी मालूम होगा मतदाता ने किसको वोट दिया, मतदाता को भी मालूम होगा वोट किसको गया। दैट इज पारदर्शिता, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड इन द सिस्टम एंड रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स। यानी मतदाताओं का विश्वास रिस्टोर हो जाएगा। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और बाद में इसको लागू करने का आदेश दिया, इसको फेज वाइज लागू करने का आदेश दिया और इसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मगर इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेज वाइज लागू करने के लिए कहा। अब ये जो फेज वाइज लागू करने का मामला है ये थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है। फॉर एग्जाम्पल फेज वाइज आपको समझाता हूं। 543 सीटें हैं, 43 सीटों पर अगर चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल लगाया तो 500 जगह पर क्या होगा? सवाल खड़ा होता है, 500 जगह पर क्या होगा? क्या चुनाव आयोग के पास में उसी पुरानी मशीन पर चुनाव कंडक्ट करने का अधिकार है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है विदाउट पेपर ट्रेल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग के पास में पुराने मशीन के आधार पर चुनाव कंडक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर 2014 का चुनाव आयोग ने उसी पुरानी मशीन के आधार पर चुनाव कंडक्ट करवाया। इसका मतलब है चुनाव आयोग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काम किया और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की अवमानना की। इतना भयंकर मामला है, इतना भयंकर मामला हुआ है। और आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जजेस के मन में भी आशंका है, वो फैसला आपको पढ़ के सुनाता हूं। विद द अबाउ डायरेक्शंस द अपील एंड द रिट पिटीशन आर डिस्पोज ऑफ। नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन। बोथ साइड्स आर परमिटेड टू अप्रोच दिस कोर्ट फॉर फर्दर डायरेक्शन इफ नीड अराइजेस। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो पार्टियां हमारे कोर्ट में आई थी अगर हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा कोर्ट में आ सकती है। आने के लिए उनको बिल्कुल पैसा खर्चा नहीं होगा, सिंपल एक कागज का एप्लीकेशन करना होगा और हम दूसरा ऑर्डर इशू करेंगे, फर्दर डायरेक्शन। इस तरह से ये सारी गड़बड़ियां सारे देश भर में मैंने विस्तार से समझाई। बहुत सारी बातें हैं, अभी लगभग 100 पेज का किताब इस पर मैं लिख रहा हूं। बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग दे रहे हैं और हैरान करने वाली सबूतें हैं। 45 मिनट की फिल्म भी हमने बनाई है और सबूत के साथ सारी बातें लोगों को बताई जाएगी। साथियों, हमने प्लान बनाया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाना चाहिए, हाई कमीशन में जाना चाहिए। दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल काली है। इसलिए इसके विरोध में एक्सट्रीम कार्रवाई करने की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।